वो शख्स ने क्या किया जो 1932 की खतियान के आधार पर सामने आया था? उस चेहरे ने क्या किया जो स्थानीयता की बात करता था? उस चेहरे ने क्या किया जो जल जंगल जमीन की बात करता था? सवाल उसकी नीति नीयत पर कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, वास्तव में टाइगर जयराम महतो ने सौदा कर लिया? क्या वास्तव में टाइगर जयराम महतो ने परमल लाथवानी का साथ दिया? दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह झारखंड में कई तरह के क्यास चल रहे हैं, एलिगेशन का दौर चल रहा है, एक दूसरे की खींचतान हो रही है, महागठबंधन के अंदर ही कोहराम है, एक दूसरे की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक चेहरा जो सुर्खियों में है और ये पूछा जा रहा है कि उसने क्या किया, वो शख्स ने क्या किया जो 1932 की खतियान के आधार पर सामने आया था? उस चेहरे ने क्या किया जो स्थानीयता की बात करता था? उस चेहरे ने क्या किया जो जल जंगल जमीन की बात करता था? वो चेहरा ने क्या किया जो झारखंडी अस्मिता की बात किया? कई ऐसे लोग हैं जो आज उस चेहरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल उसकी नीति नीयत पर कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो ने भी सौदा कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में टाइगर जयराम महतो ने सौदा कर लिया? क्या वास्तव में टाइगर जयराम महतो ने परमल लाथवानी का साथ दिया? क्या वास्तव में टाइगर जयराम महतो ने खतियान और खतियान आधारित पहचान की बात को भुला दिया? ये तमाम सवाल हैं और जो हर कोने से पूछा जा रहा है। टाइगर जयराम के जो पुराने सहयोगी हैं वे निशाना साध रहे हैं, संजय मेहता निशाना साध रहे हैं, वे सवालात कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं मनीष आनंद जी। मनीष आनंद जी अभी हाल में ही जयराम महतो का इंटरव्यू भी किए हैं, उनसे सवाल पूछे हैं, तीखे सवाल पूछे हैं। तो मैं चलता हूं मनीष आनंद जी के पास। मनीष जी, जैसा कि मैंने कहा, टाइगर जयराम महतो को लेकर आप लोगों के सवाल है। कांग्रेस और राजद में जो हो रहा है, जो जुत्तम पैजार हो रहा है, वो तो होने दीजिए, वो दोनों की नियति ही वही है। लेकिन जयराम महतो ये तो झारखंडी अस्मिता के सवाल पर आए थे, 1932 के खतियान के पहचान पर सवाल आए थे। आखिर इन्होंने किस बेबसी में परमल लाथवानी का साथ दे दिया? जिस झोले की बात कही जाती रही है झारखंड में, वो झोला जयराम महतो के पास भी पहुंच गया क्या? देखिए, जयराम महतो जब वोट डालने गए और वोट डाल के जब आए, हाँ, तो उनसे पूछा गया, परमल लाथवानी से संबंधित सवाल पूछा गया। हाँ, उसके बाद प्रणव झा से संबंधित सवाल भी पूछा गया। हाँ। तो उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया कि जो केंद्र और राज्य के बीच बेहतर सामंजस्य करे उसको हमने वोट दिया। और हमें लगता है वो चेहरा तो परमल लाथवानी हो सकते हैं, वो चेहरा बैद्यनाथ राम भी हो सकते हैं। अच्छा, या बैद्यनाथ राम क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ। इसलिए क्योंकि जो केंद्र और राज्य के सामंजस्य की बात है, तो जो सांसद होता है वो बेसिकली सामंजस्य बैठाने के लिए होता है। लेकिन अगर सामंजस्य बैठाने की बात है, उस आधार पे अगर आप जो उसके बयानों को लेकर अगर आप कर रहे हैं, तो क्या जो बाकी अन्य सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे जेएमएम से हो, क्या वो केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य नहीं बैठा रहे थे? जो जयराम ने जिसको वोट दिया वो अगर जीत गए तो वही सामंजस्य बैठा सकते हैं? ऐसी बात नहीं। वो उन्होंने अपने तरीके से बात कही, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जो भी जयराम से बात हुई, चुनाव से पहले जो जयराम महतो से बात हुई, चुनाव के बाद भी जो जयराम महतो से बात हुई, जो उनकी लाइन है जिसकी बात आप कर रहे थे कि स्थानीयता 1932 खतियान, तो उन्होंने नाम कहीं नहीं लिया, मीडिया में भी कभी किसी का नाम नहीं लिया। एक नाम उन्होंने लिया था, उन्होंने कहा था जय बाबा बैद्यनाथ। जय बाबा बैद्यनाथ उन्होंने कहा था, तो अपने तौर पे उन्होंने इशारा कर दिया था। नहीं, सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है। हाँ। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नाम लिया जय बाबा बैद्यनाथ, काम किया जय परमल नाथवानी, ये सवाल हो रहा है। नहीं, देखिए, जयराम महतो की राजनीति को अगर आप देखिएगा, समझिएगा, तो जयराम महतो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनको राजनीतिक तौर पे 2029 के लिए खतरा महसूस हो। वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा
जीत के जाता, जिसको लेकर उनको ब्लेम किया जाए, जो बाहरी है कि जयराम महतो ने वोट किया, एक बाहरी को समर्थन कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जयराम महतो से ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड जो बात हुई, उसमें अपने तौर पे उन्होंने इशारा कर दिया कि उन्होंने खातियानी के मुद्दे पर दिया। तो खातियानी यहाँ पे 3 उम्मीदवार थे, आप तो समझ सकते हैं कि खातियानी के मुद्दे पर किसको वोट दिया होगा उन्होंने। जयराम महतो पर सवाल उठा रहे, अरे आप जयराम महतो पर तब सवाल उठाते जब एक वोट से उनके एक वोट से कोई जीत के जाए। प्रणब झा के हार, प्रणब झा जो है प्रणब झा की हार एक वोट से हो जाती तो आप उस पर सवाल उठा सकते थे उस हिसाब से। लेकिन जो स्थानीयता का मुद्दा है उसको जयराम, मुझे लगता है कि कहीं भी, और प्रद्युम्न नाथवानी उसमें कहीं से भी फिट नहीं हो रहे थे। जयराम उनको वोट करे, ये जो उनके जो भी मुद्दे हैं उसमें एक भी मुद्दे पे, चाहे वो उद्योगपतियों के खिलाफ उनकी अपने तरीके से लड़ाई रहती है। हाँ, मेरे ही चैनल पर उन्होंने कहा कि गली के गुंडे से लड़ना आसान है, सरकार से लड़ना आसान है, डाकू से लड़ना आसान है, लेकिन एक उद्योगपति से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि एक उद्योगपति के पॉकेट में देश का कानून होता है, संविधान होता है, नीति होता है, नियम होता है। मैं उसकी बात नहीं कर, बयान ठीक है, बयान अपने जगह, पर जो सवाल है कि झारखंड की सियासत में थैली का खेल होता रहा, वो थैली के आगे टाइगर जयराम महतो का नीति और नियत बचा, अछूत रहा, या फिर देखिए उसके जयराम महतो के पूरे जो राज्यसभा चुनाव के दौरान उसकी एक्टिविटी को आप देखेंगे तो अमूमन सभी विधायक यहीं क्षेत्र पर थे। मतलब यहीं रांची में उन्होंने सब अपने अपने पारी का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अमूमन ये थे। जयराम महतो एक दिन के लिए यहाँ आए, हमारी भी उनसे मुलाकात हुई, आपकी भी जिस दिन हमारी मुलाकात हुई, हाँ उस दिन हम लोगों ने भी इंटरव्यू किया। उसके बाद मैं काफी लंबे वक्त उनके साथ बीता, ऑफ द रिकॉर्ड भी कई चीजों को लेकर बातचीत हुई। तो जो समझ में आया, और उसके बाद फिर वो अगले दिन वहां से चले गए। हाँ ठीक है। और जितने देर मैं रहा, हमने कभी नहीं, या ऑफ द रिकॉर्ड भी जो बात करने की बात होती है, कभी नहीं देखा कि बीजेपी, हाँ उन्होंने ये बताया कि संपर्क किया गया, कांग्रेस की तरफ से भी संपर्क किया गया, जेएमएम की तरफ से भी संपर्क किया गया, बीजेपी की तरफ से भी संपर्क, उन्होंने कहा कि सीएमओ से भी फोन आया था। हाँ, सब तमाम तरह से, और होता ही है, वो करना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर बीजेपी ने उनसे संपर्क किया तो कोई गुनाह नहीं है, कांग्रेस ने संपर्क किया तो कोई गुनाह, कांग्रेस ने संपर्क नहीं किया तो कांग्रेस का गुनाह है। तो ये चीजें जयराम महतो को लेकर जो सवाल उठते हैं, तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि ये अन्य लोगों के लिए भी सवाल होना चाहिए था। क्या जयराम महतो ही थर्मामीटर से उसको नापा जाएगा? नहीं, इसलिए नापा जाएगा। अब संजय मेहता 80 लोग वहां झारखंडी अस्मिता की बात कर नहीं आए हैं। झारखंड की अस्मिता 1932 की खतियान, आदिवासी मूलवासियों की पहचान की बात करते हुए जयराम महतो आए हैं, इसलिए उनको थर्मामीटर से नापा जाता, इसलिए नापा जाता है। लेकिन जो प्रद्युम्न नाथवानी जीत के गए हैं, उनको 28 विधायकों ने वोट किया है। उस 28 विधायकों ने वोट किया। वो 28 विधायक क्या यहाँ के वो चाहते थे कि कोई बाहरी आए चुनाव जीते? उनके लिए क्या स्थानीयता का मुद्दा नहीं था? नहीं होगा, नहीं था ना। तो जयराम में नहीं था तो अगर जयराम महतो के लिए भी अगर वो नहीं था तो कौन सा गुनाह? बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा कि वो प्रद्युम्न नाथवानी जब चुनाव में मैंने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस को बहुत संक्षिप्त इंटरव्यू दिया, उसमें हमने उनको हमने बताया कि जो ये जीत हुई है उससे एक मैसेज तो जरूर गया है कि झारखंड के कोई भी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए स्थानीयता का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ चुनाव में भाषण देने के लिए है। अगर प्रद्युम्न नाथवानी यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे जो भी कुछ का दृश्य सहयोग, कुछ का अदृश्य सहयोग। अब आजसू अगर जाएगी स्थानीयता के मुद्दे पर, तो आजसू ने तो खुले तौर पर वोट किया है। हाँ, खुले तौर पर प्रद्युम्न नाथवानी को वोट किया। कम से कम आजसू के हक नहीं है सवाल उठाने का कि आप स्थानीयता को दीजिए। आप संजय मेहता भी स्थानीयता का मुद्दा उठाते हैं, स्थानीय को मिलना चाहिए। उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, उसको लेकर जयराम के ऊपर विलंब किया। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, और कोई दूध का धुला तो कोई होता नहीं है। जयराम महतो की भी कुछ गलतियां होंगी, उनसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी। उन्होंने भी हो सकता है कि वो भी प्रद्युम्न नाथवानी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। अगर हुए हैं तो कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर आजसू अगर
परिमल नाथवानी को वोट देती है, एक ही विचारधारा, एक ही वोट बैंक की, तो अगर जयराम अगर दे देते या उन्होंने दिया होगा, अगर दिया होगा तो कौन सा गुनाह कर लिया? आपकी जानकारी के अनुसार जयराम महतो ने किसको वोट दिया? जयराम महतो ने पहले अपनी प्राथमिकता, पहली वरीयता का वोट जो है वो वैद्यनाथ राम को दिया, और वैद्यनाथ राम को देने के पीछे उनका यह था कि वो यहाँ के स्थानीय हैं, खातियानी हैं, इसलिए वैद्यनाथ राम को ये खातियानी मुद्दा प्लस दलित दोनों चीजों को सोच के जयराम महतो ने वोट किया। दूसरी वरीयता का वोट उन्होंने परिमल नाथवानी को नहीं किया है। दूसरे वरीयता कॉन्फिडेंट के साथ पूरे कॉन्फिडेंस, दूसरे वरीयता का वोट उन्होंने प्रणव झा को किया है। इसके अच्छा। पीछे की मैं एक वजह बताता हूं कि एक तो प्रणव झा और जयराम महतो की मुलाकात हो चुकी थी, उनको प्रणव झा ने अप्रोच किया, किसी भी उम्मीदवार ने, चाहे वो परिमल नाथवानी हो चाहे वैद्यनाथ राम न हो, उन्होंने आगे बढ़ के जयराम महतो से मुलाकात नहीं की, उनके आवास पर जाके या जहां कहीं भी उनसे मुलाकात वो नहीं की। वो अटेम्प्ट प्रणव झा ने लिया, बाकी दो अन्य उम्मीदवारों ने नहीं लिया। दूसरी बात कि प्रणव झा उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस क्षेत्र से जयराम आते हैं, कोयलांचल का इलाका, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, तो इनका भी क्षेत्र बोकारो, उनका भी क्षेत्र, तो इस तरीके से वो जुड़े, और वो ये ब्लेम नहीं लेना चाहते थे किसी भी तरीके से कि ये तो मान के चलिए रिजल्ट आया इस तरीके से खिचड़ी बन के आया, इसलिए अगर थोड़ा सुलझा हुआ रिजल्ट आता, जैसे पहले आता रहा, पता चल जाता था किसने क्या क्रॉस किया, इस बार तो ऐसी गुत्थी उलझी है कि कोई महागुत्थी कोई उसको सुलझाने में अभी तक कामयाब सुलझाना भी नहीं चाहता है, और ऐसे चीजें फंसी हुई है कि कोई नहीं चाहता है कि सुलझाए, क्योंकि उस सामान में सब नंगे हो चुके थे, इसलिए कोई उसको सुलझाना भी नहीं चाहता है। नहीं तो अमूमन ये होता है कि जब चुनाव राज्यसभा का खत्म होता है तो उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो ये पता चल जाता है, या तो उनके पोलिंग एजेंट के माध्यम से या रिजल्ट के माध्यम से, किसने कहाँ वोट किया। इसलिए जयराम ने अपनी दूसरी वरीयता का वोट जो है वो प्रणव झा को दिया था, और पहली वरीयता का वोट उन्होंने वैद्यनाथ राम को दिया। परिमल नाथवानी को उन्होंने वोट नहीं किया। उस परिमल नाथवानी को वो वोट करके वो उस चीज को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। मैं सवाल इसलिए कर रहा था कि टाइगर जयराम महतो की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स क्या है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स इसलिए कर रहा हूं कि क्या टाइगर जयराम महतो एक विधायक की पार्टी बनकर रहना चाहते हैं, दो विधायक की पार्टी बनकर रहना चाहते हैं, या वे एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स झारखंड में खड़ा करना चाहते हैं। यदि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स खड़ा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। आंसू गर्त की स्थिति में जा चुकी है, तो इस हालत में जयराम महतो के सामने एक ऑप्शन तो है कि जिस तरह जेएमएम झारखंड की बात करती है, झारखंडी अस्मिता की बात करती है, ठीक उसी भाषा, उसी भाव भंगिमा के वाली एक दूसरी पार्टी भी हो। देखिए, जयराम महतो को बहुत सारे राजनीतिक जानकार या राजनीतिक पार्टी या पत्रकार उस तरीके से गंभीरता से नहीं लेते, चुनाव से पहले भी नहीं लेते थे। उनको लगता था कि ये चुनाव नहीं जीत पाएगा, तो पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रूफ कर दिया 3-3.5 लाख वोट लाके। फिर विधानसभा चुनाव में उनके वो खुद जीते और उनके कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को अच्छा खासा वोट आया। वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन जयराम महतो अपने आप को झारखंड के एक बड़े लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। झारखंड के रूप के बड़े लीडर में अगर आज के संदर्भ में आप देखिएगा तो हेमंत सोरेन है, ठीक। आज से 10 साल पहले जाइएगा तो गुरुजी, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सारे दिग्गज थे। लेकिन अर्जुन मुंडा की अपनी राजनीति खत्म होने के कगार पर है, बाबूलाल मरांडी की भी खराब होने के कगार पर है, सुदेश महतो भी पूरी तरीके से ढाल पर है। तो ये अपने आप को उस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाले समय में, खासतौर पे 2029 में, हेमंत सोरेन तो हैं ही, हेमंत सोरेन के अलावा एक वैकल्पिक चेहरा होना चाहिए। जैसे जब हेमंत सोरेन थे तब भी सुदेश महतो थे, और ये कहा जाता है, माना भी जाता है कि जो है हर 2 दशक के बाद झारखंड में जो कुर्मी नेता चेहरा सामने आता है, तो उस हिसाब से देखे तो सुदेश महतो का टर्म पूरा हो चुका है। अब ये जयराम महतो के रूप में है। हो सकता है कि कई लोग, जब जयराम महतो जब चुनाव जीत के रहा है 2024 में, कई लोगों के उम्मीदों पर वो खड़े उतरे होंगे, कई लोगों के उम्मीदों पर खड़े नहीं भी उतरे होंगे। वो होता है, राजनीति में हर किसी के साथ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ, कुछ उनके वोटर
जो थे वो निराश हो गए, कुछ नए वोटर भी जुड़े। तो ऐसा ही जयराम महतो के साथ भी होगा कि कुछ लोग उनके उनके व्यवहार से, उनके प्रदर्शन से या उनको लेकर जो अपेक्षा है उससे नाराज होंगे, तो लेकिन कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे। तो इसी वोट बैंक के आसपास जयराम महतो या इससे बेहतर, क्योंकि पिछला चुनाव आंसू उस तरीके से नहीं लड़े थी। पिछले चुनाव आंसू बीजेपी मतलब आप कह सकते हैं कि बीजेपी की एक तरीके से मजबूरी हो गई थी कि आंसू को लेकर चलना है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं 2029 के तरफ अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि चूंकि आंसू एक बार उनको 2019 में सता चुकी थी 2019 में सता चुकी थी, तो बीजेपी को भी डर लगता था कि आंसू फिर वही खेला तो नहीं कर देगा, इसलिए बीजेपी ने आंसू को, सुदेश महतो को अपने साथ सटाया। लेकिन जब 2029 में की बात होगी तो सुदेश महतो की मजबूरी होगी कि वो बीजेपी के कंधे पर सवार, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है। अब भाजपा की मजबूरी नहीं है, अब सुदेश की मजबूरी है। और बीजेपी की जिस तरीके से राजनीति चल रही है, पूरे देश में चल रही है, बीजेपी ने अपने तौर पर जयराम महतो को भी अप्रोच किया। इसी जयराम कई बार कह चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि उनको पिछले विधानसभा में भी अप्रोच हुआ था, हेलीकॉप्टर करने की बात हुई थी। पिछले विधानसभा में जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, रिजल्ट नहीं दे पाए थे। अब विधानसभा में क्या है कि वो रिजल्ट मतलब रिजल्ट देने की स्थिति में है। और आज की तारीख में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को अगर छोड़ दे तो उसके बाद तीसरा कोई नेता है झारखंड में तो जयराम जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो कहीं भी खड़े हो जाए तो उनके लिए भीड़ आ जाएगी, तो वो जयराम। मैं एक संस्मरण सुना दूं अपना। जब जयराम महतो का उदय हो रहा था तो जयराम महतो के बारे में कुछ आलेख हमने लिखे। हमारे एक एडिटर ने बुलाकर कहा कि जयराम महतो में क्या देख रहे हो, क्या ये लड़का कुछ मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा। हमने कहा सर थोड़ा धैर्य रखिए। मैं उस एडिटर को देखा कि जयराम महतो का बैठ लेने पहुंच गए। मैंने कहा यह था जयराम महतो का करिश्मा जो आप लोग समझ नहीं। मैंने उनको याद दिलाया, नाम नहीं लेना चाहूँ, उनको याद दिलाया कि हर उभरते हुए चेहरे पर जो आप लोग सवाल खड़ा करते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो ये बदलती है। और जयराम महतो के पास अभी बहुत समय, एक लंबा उम्र है, संभावना है। अभी 30-32 साल की उम्र है उनको, उनके पास कम से कम 30 से 40 साल राजनीति करने के लिए समय, बहुत लंबा समय, 4 दशक है। और होता क्या है कि पॉलिटिक्स में राजनेता भी जयराम महतो को उस खाटी पॉलिटिक्स का अंदाज में उसको नापते जोखते हैं। हम पत्रकार भी एकदम निर्मम होकर के उसकी आलोचना करना चाहिए। और उसको एक तरीके से बच्चे की तरह ट्रीट करते। वो भी 81 में एक है, वो भी माननीय है, उसकी भी राजनीतिक समझ है, उसकी ऐसी बात नहीं कि वो राजनीतिक समझ। जयराम महतो वो भूल नहीं करेंगे कि जिस तरह आंसू ने किया, सुदेश महतो ने किया। सुदेश महतो ने जिस तरह आंसू के पूरी पॉलिसी को भगवा बना दिया, माने भाजपा के गोद में जा बैठे। यदि जयराम महतो भी यही काम कर गए, भाजपा का एकदम फुल्ली घोषित बी टीम बन के रह गए, तो फिर आपको नहीं लगता कि जयराम महतो का भी वही हश्र होगा जो हश्र सुदेश महतो का हुआ? निश्चित तौर पे वो उन्होंने एक तीसरी लाइन खींची है, तीसरी लकीर खींची है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लाइन है। तो वो अगर जयराम महतो उसी लाइन पर चलते हुए रहे या उसी लाइन के आसपास रहे तो उनके पास बहुत बड़ा स्कोप है। अभी भी देखिए तो वो बैठते हैं सत्ता पक्ष की तरफ, सवाल भी उठाते हैं सत्ता पक्ष के लिए। कई बार विपक्ष के सवाल को भी जयराम महतो ही उठाते हुए नजर आते हैं। तो वो सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच एक तरीके से बीच की धुरी की तरह है। वो सरकार की तरफ भी है और कई चीजों पर विपक्ष की तरफ भी है। जयराम महतो ने मेरे इंटरव्यू में एक बड़ा रोचक बात की। उसने कहा सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, यदि उन्हें कोई सवाल उठाना होता है तो जयराम महतो कहते हैं यार तुम उठाओ। और भाजपा की ओर से तो खैर उठाते, जब प्रभावी नहीं होता है उनका, भाजपा के विधायकों की आवाज प्रभावी नहीं होती है, तब जयराम से आग्रह किया जाता है कि भाई इस सवाल को जरा तुम उठा दो। यानी सत्ता पक्ष की पसंद, विपक्ष की भी पसंद। आप जयराम महतो कभी कोई जयराम महतो घर पे बैठे हो, उनके आवास चले जाइए और जो उनसे लोग जनता दरबार उनसे सवाल पूछने के लिए आते हैं या मतलब अपने समस्या लेकर आते हैं, आप देख लिए फोन पर जयराम महतो अगर बात कर रहे हो किसी अधिकारी से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से, तो कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री, कौन सा अधिकारी जयराम महतो की बातों को गंभीरता से नहीं लेता है।
जेएमएम के अलावा जेएमएम के अलावा कौन हो, कांग्रेस भी नहीं कराओ, जेएमएम के अलावा कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और उनके विधायक और मंत्रियों के अलावा कोई भी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी टॉप, उनके अलावा अगर किसी विधायक मंत्री की बातों को कोई गंभीरता से कोई विधायक या मंत्री बातों से गंभीरता से लेता है तो वो जयराम महतो है। और इसीलिए विधानसभा में भी जब बीजेपी को या एनडीए को लगता है कि उनकी बातों को सरकार उतनी गंभीरता से नहीं लेती या इसका जवाब बड़ा मुद्दा नहीं बन पा सकता है, तो जयराम महतो से ना दो। और जयराम महतो जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, अब धीरे धीरे देखिए कि हर मुद्दे को अपने तरीके से सरकार ने उसका हल किया। अभी जो चंदपुरा में जो कोल माइंस का जो मामला है वो भी जयराम महतो का उठाया हुआ उसकी मांग थी। और धीरे धीरे हेमंत सोरेन भी ये समझ रहे हैं, हेमंत सोरेन भी बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि ये एक नया युवा है, ये एक झारखंड का भविष्य है, तो उसको भी उस तरीके से तरजीह दी जा रही है। तरजीह नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम को हेमंत का कृपा प्राप्त है। आप खाने के लिए तो लोग कई तरह की चीज हो सकता है, अगर कृपा प्राप्त है तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं, गुनाह तो नहीं है। अगर उनको अगर क्या मतलब क्या है, अगर जयराम महतो के पास कोई आता है या जयराम महतो अगर नेता है तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो सके, तो सरकार के आप करीब रह के काम करा ले या सरकार के इस आधार पर कहते हैं कि यदि टाइगर जयराम महतो नहीं होते तो पिछला विधानसभा का चुनावी परिणाम कुछ दूसरा होता। जयराम महतो की एंट्री से भाजपा के सारे सपनों पर पानी फिर गया। उसमें उन्होंने पूर्वी वोट में बहुत बड़ी सेंधमारी कर दी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जयराम महतो ने तो जेएमएम को भी नुकसान किया। आप देखिए कि जो जिस सीट से वो चुनाव जीत के आए डुमरी, वो तो जगन्नाथ महतो की सीट थी, गढ़ था। और जगन्नाथ महतो और हेमंत सोरेन के परिवार में, दोनों परिवारों के बीच किस तरीके के रिश्ते रहे हैं। अभी भी जब बेबी महतो मिलती हैं तो हेमंत सोरेन, बेबी देवी आते हैं तो हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन दोनों के पैर छूकर दोनों का आशीर्वाद लेते हैं, और उससे उस परिवार से उनका एक अलग तरीके का कनेक्शन रहा है। तो जब जो उनके सबसे, और कहा जाए तो सबसे कद्दावर नेता थे ओबीसी के जेएमएम के पास, तो जब इतने बड़े ओबीसी जेएमएम के इतने बड़े ओबीसी नेता को जो आदमी मतलब उसकी सीट को जो हड़प के आए, उसके लिए हेमंत सोरेन क्या मतलब चाहेंगे कि वो मेरी सीट छीन के ले चले? आप डुमरी का उदाहरण दे रहे हैं, लोग गोमिया का उदाहरण देते हैं। गोमिया में जिस तरह से अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, और जोगेंद्र प्रसाद की जीत तो हो गई, भाजपा के उम्मीदवार आंसू के उम्मीदवार लंबोदर तीसरे स्थान पर सिमट गए। लोग कह रहे हैं कि ये तो जयराम महतो का चमत्कार था। जयराम महतो के उम्मीदवार पहले नंबर भी तो आ सकते थे। हाँ, आ सकते, तो यही कह रहा है जयराम महतो अब चाह रहे हैं जहां दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर है जिन सीटों पर, अब उनकी प्लानिंग है कि वो पहले और दूसरे नंबर पे है, तीसरे पर है तो दूसरे पे है, दूसरे पर है तो पहले आए। इसलिए वो कई चीजों आप देखें ना कि मुझे नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पे या उनके नेता कार्यकर्ता गुरिल्ला की तरह जो है वो काम करते हैं, अंदर ही अंदर काम करते हैं, बाहर पता ही नहीं लगता कि किस तरीके से संगठन का काम हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कोई भी, और बीजेपी पूरी तरह से प्रचार की तरह करती है, तो उनके अलावा अगर कोई प्रचार करता हुआ नजर आता है अपने संगठन के प्रति या काम करता हुआ नजर आता है तो वो जयराम महतो है। कहीं भी कभी आज पता चला कोल्हान में है, तो कल पता चला कोयलांचल में है, तो फिर कहीं पलामू में है, कुमारा है, देवगढ़, हाँ कुमारा है। इतना ये थोड़ा सा एक्टिव होना, और कई इलाके, अब वो पलामू में कार्यक्रम करते हैं तो पलामू जयराम महतो के हिसाब का इलाका नहीं, बंजर इलाका है, लेकिन फिर भी अपने संगठन के लिए वो आदमी जा रहा है। तो आप इसके लिए तो उसको बधाई दीजिए। इसका नहीं, बधाई नहीं, इसका मतलब हुआ कि टाइगर, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि टाइगर जयराम महतो चाहते हैं कि भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, इन तमाम पार्टियों के रहते हुए वे किसी एक पार्टी का पिछलग्गू नहीं बनकर, स्पेशली भाजपा का पिछलग्गू नहीं बनकर एक विकल्प प्रदान करे, इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। वो ना जेएमएम का ठप्पा चाहते हैं कि उनको जेएमएम का ठप्पा लगे, हालांकि लोग मानते हैं कि उनको स्पॉन्सर्ड हो, हाँ, लेकिन
वो उसमें कोई मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मकसद तो काम करना, चाहे अपने पार्टी के नेताओं के लिए काम करवाना हो, कार्यकर्ताओं के लिए काम कराना हो, या जनता के लिए काम कराना हो, या अपना कोई, तो वो चीज वो और रिजल्ट वो दे रहे हैं काम करके, तो इसलिए इस पर मुझे नहीं लगता है कि सवाल उठना चाहिए। और जो झारखंड की राजनीति रही है, आप सुदेश महतो को भी देखे तो 5 से 7 सीट की गुंजाइश हमेशा रही है यहाँ पर। आंसू भी 5 से 7 सीट आंसू के पास आता रहा है। तो क्या जयराम महतो वो 5-7 सीट का जो गुंजाइश है उसको तोड़कर आगे बढ़ेंगे? हाँ, वो चाहते हैं कि वो हटे, और वो तभी हो सकता है कि जब वो पूरी तौर पर सुदेश महतो की राजनीति को ध्वस्त कर दे। अभी भी सुदेश महतो की राजनीति को पूरी तौर पर ध्वस्त नहीं कर पाए। उसकी जड़ें अभी भी, आंसू की जड़ें अभी भी हैं। ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसके पास है। वो आप कह सकते हैं कि पेड़ काट दिया आपने, लेकिन जड़ तो है, जड़ है वो कभी। अब सुदेश महतो के पास जो बाकी का 3 साल है, उसमें सुदेश महतो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए किस तरीके से काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो चाह रहे हैं कि 2029 में वो जो स्पेस था झारखंड की राजनीति में, जो सुदेश महतो ने जो अपना ऑरा बनाया, उस ऑरा को वो पाना चाह रहे हैं। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जयराम महतो ने कोई इस तरीके की चीजें की है जिससे उनको दूर की राजनीति में नुकसान है। तो ये थे हमारे साथ मनीष आनंदी। आपने सुना, दरअसल टाइगर जयराम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और आंसू का हश्र उसने देखा है। उस युवा चेहरे ने आंसू को उभरते देखा, आंसू का पतन भी देखा है। उसे पता है कि भाजपा के साथ ज्यादा गलबहियां करने का राजनीतिक परिणाम क्या होता है, और यही प्लानिंग है टाइगर जयराम की। वे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार कर रहे हैं। इसमें उनके सामने दुश्वारियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, आर्थिक चुनौतियां भी हैं, राजनीतिक चुनौती भी है, लेकिन बावजूद इसके जयराम महतो ने हार नहीं मानी है, लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दावा कि जयराम महतो ने परिमल नाथवानी को वोट देकर 1932 का खतियान को भुला दिया, शायद उस युवा चेहरे के साथ कुछ ज्यादती है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।